सदस्य हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। मेरा निवेदन सभी माननीय सदस्यों से कि जब सदन के नेता अपनी बात रखें तो कृपया सभी ध्यान से सुने और बेवजह कोई इंटरप्शन ना हो, ऐसा मेरा विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। यह हमारी नवनिर्वाचित सरकार का पहला सत्र है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस महान सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस सदन के माध्यम से हरियाणा परिवार के मेरे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार हमें हरियाणा की सेवा करने का नॉन स्टॉप मौका दिया और हमारे ऊपर विश्वास जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत साधारण जीत नहीं है। यह जीत हरियाणा के विकास का नया अध्याय लिखेगी। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर जताया है, वह विश्वास सरकार के 10 सालों के कामों के साथ साथ हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व पर भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत केवल हमारी सरकार की नहीं है, यह जीत हमारे अंत्योदय के संकल्प की है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने सभी नवनिर्वाचित साथियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा का यह सत्र अपने आप में ऐतिहासिक है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सदन में खड़े होने का मौका मिला है। आज से 10 साल पहले जब पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमें हरियाणा के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला था। तब व्यवस्था के नाम पर हमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची का सिस्टम और परिवारवाद का चलन मिला था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने उस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म किया है। हमने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया है। हमें परिवार की जगह पूरे हरियाणा को अपना परिवार मान करके हमने गति से काम किया है। हमने पर्ची खर्ची की परंपरा को जड़ से खत्म करके योग्यता की पारदर्शी व्यवस्था हमने खड़ी की है। मुझे खुशी है आज आपके बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय सदन में सरकार और सरकार के कामों पर कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की बातें की गई। मैं उन विषयों पर एक एक करके चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने, हुड्डा साहब भी प्रेस के अंदर बोले, अरोड़ा साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहा कि वायदे पूरे नहीं किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हम तो 8 अक्टूबर 2024 से ही अपने वायदे पूरे करने में लग गए हैं। हमने 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि 30 लाख से 50 लाख किया है। कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से 4 लाख हमने किया है। 14 अक्टूबर को प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी हमने 750 रुपए और आशा वर्कर के मानदेय में भी 400 रुपए की बढ़ोतरी हमने की है। 17 अक्टूबर को हमारे शर्त ग्रहण के पहले, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे युवाओं के 12 मार्च को जब मुझे
सेवा करने का मौका मिला। मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। और एक भर्ती रोको गैंग, मुझे कहते हुए ये कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि एक बड़े नेता दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर, यहां से कोई फोन जाता है कि रिजल्ट निकल रहे हैं, चुनाव चालू हो गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन लगाएं, और वहां एप्लीकेशन लगती है, युवाओं के हमारे रिजल्ट रुक जाते हैं, और रिजल्ट रुकते हैं, युवा मेरे पास आते हैं, वो कहने लगे कि हमारे रिजल्ट रुक गए हैं, आप इसको घोषणा कर दें। मैंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आचार संहिता लगी हुई है, हम नहीं निकाल पाएंगे। मैंने कहा कि वहां एक भर्ती रोको गैंग और कुछ एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे हैं पूरा बस्ता लेकर के कि ये भर्ती ना निकले। और मैंने जब बच्चे मेरे पास आए, काफी संख्या के अंदर आए, तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी एक शब्द कहा कि मैं सख्त तब लूंगा, पहले 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये मुझे उनके बीच में ये बात कहनी पड़ी, परंतु जो लोग ये बात कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अभी भी आपके सामने 2 लाख नौकरियों की बात आई माननीय अध्यक्ष जी। अभी हमारे विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है, बनेंगे, अभी ऊपर से लेटर आएगा तब विपक्ष के नेता बनेंगे। उन्होंने एक बात कही है, सर ऐसा नहीं है, नहीं जिक्र करते हो, बोला कड़ा प्रसाद बनाया, बोला सानू की थोड़े वास्ते बना, थानू की भाई बने बने तनू की। कोई बात नहीं, आ जाएगा जी। जी मुख्यमंत्री जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं कहूंगा अभी जल्दी आ जाए, क्योंकि तो इंटरनल मामला है आपका, वो लेटर भी आ जाए। बीच में एक आध ऐसा आ जाए इस तरह का, वो तो अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा सब हंस लेते हैं। बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री जी प्लीज आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 26,000 पदों की घोषणा जब 17 अक्टूबर को हमने अपने शपथ ग्रहण से पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, हमने रिजल्ट निकाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय संकल्प लिया है। अभी माननीय हमारे हुड्डा साहब ने कहा कि वो 24 फसलों के नाम बताओ कौन कौन सी हैं। हमने कहा है कि देश के अंदर नहीं, माननीय हुड्डा जी ऐसा नहीं है। देखिए एक मिनट, जब देखिए माननीय हुड्डा जी, ये बात नहीं है। देश के अंदर हमारे 24 फसलें होती हैं, किसी राज्य के अंदर कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। हमने सारी फसलें कही हैं कि हम सारी फसलें जितनी भी यहां पर पैदावार होती है उन फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, हम खरीद रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी किसान को ना कमी आने दी ना कमी आने देंगे। यह सरकार 2014 से लेकर के लगातार हरियाणा के किसान के साथ खड़ी है माननीय अध्यक्ष जी। एक एक दाने की खरीद करेंगे, कोई दाना हम नहीं रहने देंगे। हमारे अशोक अरोड़ा जी ने कहा, मैं इनकी भी बात कर लेता हूं, अभी आपकी कहने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूं। मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे जिला के अंदर कट लगा है, अगर 17 मॉइस्चराइज से कम का किसी का भी कट लगा है, अगर कोई किसान आएगा हमारे पास, मैं आज इस पवित्र सदन के अंदर खड़ा होकर के बात कह रहा हूं, हमारी सरकार तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी को भी एमएसपी से कम, 17 मॉइस्चराइजर से कम अगर मेरे किसान की फसल को खरीदा गया, हमने कहा है कि 17 मॉइस्चराइजर से ऊपर अगर वो भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, सर। आपकी अपनी मंडी है पिपली और मेरी मंडी है थनेसर।
दोनों मंडियों के अंदर कोई भी किसान की जीरी 2320 रुपए में नहीं ली गई, चाहे वो 17 अक्टूबर 14, 13, 14 की आई है, उसको भी नहीं खरीदा गया। और मैं आपसे कहता हूं, आप ही किसान की तेजी की बात करते हैं, मैं एक बात कहता हूं कि आप हाउस की कमेटी बना दो, किसानों से जाके पूछ लो, या कोई इंक्वायरी बिठा दो। अगर किसान की जीरी पूरे रेट पे खरीदी गई हो, अशोक और गलत है तो आज ही रिजाइन दे देगा। हम कार्रवाई करेंगे जी, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और कहीं भी कोई कमी होगी, हमारी सरकार का कमिटमेंट है, संकल्प है, उसको दुरुस्त करेंगे, बिल्कुल करेंगे दुरुस्त, क्यों नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, हम दुरुस्त करेंगे उसको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अब तक अपनी मंडियों के अंदर 12 लाख मीट्रिक टन धान में से 51,40,000 मीट्रिक टन की खरीद कर ली है। शेष बचे धान की खरीद भी 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मंडियों में अभी तक 4,76,000 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है, हमारा बाजरा आया है। इसमें से 4,67,000 मीट्रिक टन हमने एमएसपी पर खरीदा है। इस पहला हरियाणा राज्य है कि एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। आप माननीय हुड्डा साहब, आप तो बड़े दिल के आदमी थे, आप तो सबनो आमंत्रित कर लेते यहां से। माननीय अध्यक्ष जी, मंडियों में मूंग की आवक शुरू हो गई है। अब तक 1033 टन मूंग आया है। इसमें 580 टन मूंग की खरीद की जा चुकी है। हमने किसानों की फसल खरीद 13,500 करोड़ रुपए अभी तक किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, फसल खरीद में आढ़तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, हमने उनके हितों को भी ध्यान में रखते हुए, हमने आढ़तिया कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 55 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। 55 रुपए किया हमने। उन्होंने मांग की, हमने बुलाया था, परंतु पहले 46 था, क्योंकि केंद्र इसकी कमीशन देता है और केंद्र पूरे देश को ध्यान में रखता है, पूरे देश में को ध्यान में रख करके माननीय अध्यक्ष जी अपने निर्णय देता है। परंतु हमने स्टेट की तरफ से 9 रुपए जो उसका गैप था, जो उन्होंने मांग की थी, उस गैप को हमने स्टेट के अंदर से पूरा किया है। एक भी किसान, आपने उसको फिक्स करके 9 रुपए बढ़ाए हैं। मैं अगर रेट बढ़ेगा तो उसकी आड़त भी बढ़नी चाहिए, तो आपको उसको जो भी आड़ती करेंगे, बात करते हो जी जी, तो फिर कमीशन बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत करिए। समय के ऊपर जो जो आगे बढ़ेंगे, जो आगे बढ़ेगा तो होगा जी। परसेंटेज फिक्स कर दो उनकी, ये आपने तो पर क्विंटल फिक्स कर दिया, परसेंटेज है, वो भाव बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमें 55 रुपए कर दो, हमने कर दिया। अगर वो परसेंटेज की बात करेंगे तो फिर आगे विचार करेंगे, उसके ऊपर सरकार विचार करेगी, कोई ऐसी बात नहीं। अरोड़ा जी, आप और मुख्यमंत्री जी तो गुआंढी हो, आपस में बतलाते रहा करो। चलिए मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, बिल्कुल सही है। एक भी किसान जिसका मैंने जिक्र किया है कि 17% से, मैं दोबारा कह रहा हूं, उस मॉइस्चराइजर से अगर कम था और उसके ऊपर कट लगा है तो मेरे को लिस्ट दें, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। हमारा सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि एमएसपी के ऊपर हमने परचेज करना है। माननीय अध्यक्ष जी, पराली प्रबंधन को लेकर के हमारे अरोड़ा साहब जी ने भी और गीता बुक्कल जी ने भी इसके ऊपर सीधा टारगेट किया है।
मैं बताना चाहता हूं हमने क्या काम किए हैं, मैं बताना चाहता हूं। आपके सुझाव ही हमें चाहिएंगे, और भी सुझाव लेने हैं सर हमने आपके, और मिलकर के इसके अंदर, क्योंकि किसान पराली ना जलाए, आप भी उतना प्रयास करेंगे, हम भी उतना प्रयास करेंगे। गंभीर विषय है, सबके गंभीर सहयोग विषय से है। होगा ये, हाँ, बहुत इसके गंभीर अंदर विषय। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, वो देख रहा है कि पराली ना जले। माननीय अध्यक्ष जी, हम किसानों की मजबूरी से निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 8 नवंबर तक कुल 906 जगह पराली जलाने की घटनाएं हुई। इनमें से 22 घटनाएं अचानक हुई हैं। पिछले वर्ष इस समय अवधि में 1649 पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। इसी प्रकार इन घटनाओं में इस वर्ष 45% की कमी आई है। इस बात की सराहना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी जिम्मेवारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने ऐसे 26 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित भी किया है। लगभग 250 अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उनसे जवाब भी मांगा है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने के प्रति जवाब दे माननीय कोर्ट ने वो किया गया है, सरकार ने किया है। उनको जवाबदेह किया है कि आपके क्षेत्र के अंदर किसान को समझाना चाहिए कि वो पराली ना जलाए, और पराली जलाने से वायु प्रदूषण तो होता है, परंतु उसकी पैदावार भी कम होती है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 38,87,000 एकड़ क्षेत्र में धान लगाया गया था। इस पराली के प्रबंधन के लिए हमने 22,65,000 मीट्रिक टन पराली चारे के रूप में उपयोग करने की योजना चलाई। इसके अलावा खेतों में 33 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जा रहा है। 25,39,000 मीट्रिक टन पराली का प्रयोग उद्योगों में किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कल कहा गया कि पराली न जलाने के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को भुगतान नहीं किया। भी सरकार ने वायदा किया था, वो भुगतान नहीं किया, ये चर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बात कही गई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तथ्यों के ऊपर बोलना चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए। एक मिनट मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे पहले जवाब, मैं बता रहा हूं, जवाब सुनिए। मैं अभी जवाब दे रहा हूं। पहले जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं। अरोड़ा जी पहले जवाब सुन लीजिए। अरोड़ा जी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। पहले जवाब सुन लीजिए। मैंने स्पीकर साहब ये नहीं कहा कि 1,000 रुपये नहीं दिया गया। मैंने ये कहा था कि 1,000 रुपये बेशक उनके बंद कर दो देने, परंतु उनको साधन उपलब्ध कराओ। मैंने ये किया था, निकलवा के देख लो। मैं बता रहा हूं, उधर से कहा गया, मैं बता रहा हूं कहा गया था। फैक्ट्स के साथ बोलना था जो बोलना था। अध्यक्ष जी, आप हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जी, सिसाई गांव सबसे बड़ा गांव है। अगर 2022-23 के 1,000 रुपए अगर बकाया ना हो सिसाई गांव के, आप अभी पता कर लीजिए। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, एक हफ्ता पहले वो किसान मेरे पास आए थे कि आप एडीसी मैडम को फोन कर दीजिए कि हमारे जो बकाया राशि है वो बकाया राशि हमें नहीं मिल रही। जो जी 11,21,000 एकड़ भूमि का किसानों ने अब तक पंजीकरण किया है। पंजीकरण 30 नवंबर तक खुला है। दिसंबर के पहले सप्ताह में सभी किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पहुंचा दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, पराली सहित अन्य फसलों के अवशेषों के उपयोग के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 268 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि की वार्षिक कार्य योजना के लिए मंजूर की गई है। इसमें 161 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। पराली प्रबंधन के लिए राज्य ने 8,117 सुपर सीडर और 1,727 बेलर जो गांठ बांधने वाले हैं वो प्रदान किए गए हैं। कल भी क्योंकि इस प्रकार की बात आई थी और भूमि सुधार विभाग है कि उसके अंदर हम ट्रैक्टर देते थे पहले भी, उसके अंदर ऐसी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। हम व्यवस्था कर रहे हैं, मैंने ये फिगर के साथ आपको बताया कि उस व्यवस्था के अंदर लगे हुए हम किसानों को डायरेक्ट दे रहे हैं कि किसान को सब्सिडी के ऊपर हमने ये भी कहा है कि अगर इसके अंदर माननीय अध्यक्ष जी उद्योग निगम की बात आई, हाँ हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज, हाँ उसकी बात आई थी। माननीय अध्यक्ष जी अगर इसके अंदर और सुधार की जरूरत है हम बिल्कुल कर बैठ करके करेंगे कि पराली ना जले, परंतु मैं अपने विपक्षी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर हम सार्थक भूमिका निभाएं, हम किसानों को समझाएं कि वो पराली ना जलाएं। पराली जलाते हैं तो उसका जो भूमि की उसके खेत की मृदा है वो भी खत्म होती है, उसका पैदावार कम होती है। अगर पराली जलाता है उसके अंदर पैदावार कम होगी, उसका नुकसान होता है, परंतु इसको वो निकाल करके बेचेगा तो उसका इनकम का साधन भी बनेगा और सरकार भी उसको इंसेंटिव दे रही है, उसको सहयोग कर रही है। इसके बारे में हमें मिलकर के उनको बताना चाहिए। मेरा आग्रह है सभी विपक्ष के साथियों से, इसको पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामले ऐसे हैं, किसान से जुड़ा मामला है। हमारा तो बड़ा किसान है, बात में आ जाए 2 मिनट में हम समझाओ अभी नहीं भाई ये सरकार इतना कर रही है, परंतु आ जाओ बात में समझाना चाहिए। मेरा आग्रह है आप लोगों से। आदरणीय अध्यक्ष जी 2018-19 में अब तक 1,08,82 मशीनें किसानों को सब्सिडी पर दी जा चुकी हैं। इस व्यवस्था के लिए 1,08,82 मशीनें उनको सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। सरकार संजीदगी से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि पहले जो चलता था वो नहीं, अब गंभीरता से सरकार लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। विपक्ष से यही आग्रह है कि वो सहयोग करें, इसके अंदर उनको समझाएं कि वो फसल के अवशेष न जलाएं। प्रदूषण को रोकने के लिए 2018 से अब तक प्रदेश में 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी गति से काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि उपकरणों पर कस्टम हायरिंग सेंटर को 50% तथा व्यक्तिगत किसानों को 80% अनुदान दिया जाता है, 80% की सब्सिडी दी जाती है। राज्य के किसानों को अब तक 721 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है, परंतु उसका उपयोग करें। धीरे धीरे करके हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा किसान पराली न जलाए। उद्योगों को पराली का निर्बाध आपूर्ति करने के लिए सप्लाई चेन हेतु 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है कि अगर किसान किसी उद्योग के अंदर पराली ले जाना चाहता है, उसका चाहे किराए की बात है चाहे कुछ और बात है, उसके लिए भी अब तक उद्योगों को 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा कि हमने धान की जगह दूसरी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देकर पराली की मात्रा भी कम की है। इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है। अभी पानी के लेवल की भी बात आई थी, अभी आई थी थोड़ी देर पहले, जो ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है। और इस योजना की सफलता के लिए प्रदेश में धान के रकबे में लगभग 2 लाख एकड़ की कमी आई है। हम उसको अलग से इंसेंटिव दे रहे हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत माननीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में अन्य फसलें बोने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाता है किसान को कि वो धान की फसल ना लगाए, कोई अन्य फसल बोए। अगर वो अन्य फसल बोएगा तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार दे रही है। ये योजना बनाई है ताकि ये पराली ना जले, ज्यादा पानी का नीचे से दोहन ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार संजीदगी से काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष के अंदर 33,712 किसानों ने 66,181 एकड़ भूमि का पंजीकरण फसल विविधीकरण के लिए पोर्टल के ऊपर कराया है। माननीय अध्यक्ष जी
मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने गौशालाओं में पराली की गठरों की ढुलाई के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं कि अगर कोई किसान गौशाला में लेकर के जाएगा तो उसके लिए भी हमने उनको प्रावधान, या गौशाला के लोग पराली लेकर के आएंगे उनके लिए भी हमने प्रावधान किया है। एक गौशाला को अधिकतम 15,000 रुपए की राशि इसके लिए दी जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पराली की खरीद 2500 रुपए प्रति टन की दर से निर्धारित की गई है। इसमें गांठ बनाने से लेकर परिवहन तक खर्चा शामिल है। खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, जींद में बायोगैस परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें 30 मेगावाट विद्युत बिजली पैदा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पराली का उपयोग जैव ईंधन में भी किया जाता है। इसे बढ़ावा देने के लिए पानीपत रिफाइनरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त 2022 को 2G इथेनॉल प्लांट का लोकार्पण भी वहां किया है। मेरा सभी सदस्यों से विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, कि पराली पर राजनीति न करें, क्योंकि ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो व्यक्ति की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति की भावना के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमें समझ नहीं लगता, हमारे किसान ने तो यहां पराली नहीं जलाई, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे किसान की प्रशंसा कर रहा, हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहा, और दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार जो हर साल ये आरोप हमारे किसानों के ऊपर मढ़ देते हैं, उस पर जब कोई बात आती है तो आरोप हमारे किसान के ऊपर लगाते हैं। मेरा विपक्षी सभी माननीय विधायकों से ये आग्रह है कि अपने किसानों को समझाना चाहिए कि आरोप क्यों दूसरा लगाए, परंतु वो अपनी तरफ नहीं देखता। इधर पंजाब में उनकी सरकार है, भी पंजाब के किसानों को भी थोड़ा दिशा निर्देश दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के लिए फटकार भी लगाई थी उस सरकार को, और ये बात कही थी कि हरियाणा से सीख लेनी चाहिए, फिर भी सीख नहीं ले रहे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था को लेकर के भी चर्चा हुई है। प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत हमें प्राप्त होती है तो उस पर राज्य पुलिस को फौरी कार्रवाई करने के सतत निर्देश हमने दे रखे हैं। तुरंत कार्रवाई करें। अगर कहीं कोई हमें इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि यहां कार्रवाई नहीं हुई, हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हम हरदम तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। कोई समझौता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी इस कानून व्यवस्था को लेकर के। हम इसके ऊपर मजबूती से कार्य कर रहे हैं। मैं इस संदर्भ में कुछ आंकड़े इस महान सदन के सामने रखना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से। वर्ष 2005 में, अभी भी इसके ऊपर चर्चा की गई है, 2005 में प्रदेश में 783 हत्याएं हुई थी। 2005 की बात कर रहा हूं, FIR दर्ज हुए थे। वर्ष 2014 में 1106 हत्याएं हुई। 2014 ये बड़ा है, ये ग्राफ क्राइम का लगातार बढ़ा है। और इसी तरह कांग्रेस के 10 सालों में प्रदेश में हत्याओं के मामले में 3.5% वार्षिक वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये ध्यान में पूरे सदन के ला रहा हूं। वर्ष 2023 में हत्याओं की संख्या 1056 थी। इसका अर्थ कि हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में हत्याओं में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 0.51% की कमी आई है।
माननीय अध्यक्ष जी, यदि इन आंकड़ों को प्रति 1 लाख जनसंख्या की दर से देखा जाए तो वर्ष 2014 में प्रदेश में हत्या दर 9.13 थी, जो वर्ष 2024 में घट करके 3.21% रह गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े गवाह हैं कि कांग्रेस के 10 सालों के शासन में डकैती, लूट, सेंधमारी, छीना झपटी में लगातार भारी वृद्धि हुई थी, जबकि हमने इन सब पर अपराधों पर वृद्धि पर नियंत्रण किया है, मजबूती से किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार के ऊपर बोल रहा हूं। नहीं, देखिए ये आंकड़े हैं, ये आपके समय के भी आंकड़े हैं हमारे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी एक और बता रहा हूं, मैं 2004 से लेकर के 2014 गरीब व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 0 रेट के ऊपर एफआईआर दर्ज है। कहीं भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, कंप्यूटर के ऊपर करा सकता है। ये आंकड़े छुपे हुए नहीं है कि भाई कहीं अपराध होता है कि उसको रोका जाए, उसको दबाया जाए, ये कहीं पर भी नहीं है। मैं एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी महोदय, मुख्यमंत्री साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि भी आंकड़े सही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंकड़े सारे हैं। इसके अंदर कई ऐसे आंकड़े हैं जो मुख्यमंत्री साहब ने शायद अभी तक खुद ना बताए हैं। बच्चों के विरोध अपराध 2020-21 में तो आंकड़े नहीं दिए गए। 19 के जो आंकड़े थे वो 3,828 के थे, और 2022 में ये बढ़ करके 6,138 हो चुके हैं, लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं। माननीय अलहदा, एक मिनट, मैं अभी पूरी बात रख रहा हूं जी। ये तो आंकड़े रिकॉर्ड की चीज है, अभी कभी भी मैं पूरी बात रख रहा हूं, कोई ऐसा विषय मैं पूरी बात रख रहा हूं। शायद उनके पास मुख्यमंत्री पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपकी भी सुनूंगा, आपकी भी नहीं, आपकी भी एक लड़के की आज तक वो पकड़े नहीं गए, मुख्यमंत्री जी को पता है। ये माननीय अध्यक्ष जी हमारे घर का मामला है। इनका आपस में रिश्तेदार है दोनों। माननीय अध्यक्ष जी, दोनों रिश्तेदार हैं। वो भी सारी बरादरी है जिसकी तारीफ तोड़ रखी दोनों ने। मैं तो 36 बिरादरी का हूं, कोई बात नहीं जी। कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस डकैती लूट की घटनाओं में जहां वर्ष 2005 से 14 तक 6.93 तथा 8.40% की दर से बढ़ोतरी हुई है, वहीं इन अपराधों में 2014 से 24 के दौरान 6.72 और 0.67% की दर से कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे अर्जुन चौटाला जी ने विषय रखा है छोटे बच्चों के अपराध के मामले का। वर्ष 2005 से वर्ष 2014 के दौरान 20.14% की दर से बढ़े हैं। हम छुपा नहीं रहे, कोई बात नहीं माननीय अध्यक्ष जी छुपा रहे हैं, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई विषय हमारे ध्यान में आ रहा है तो हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, कोई छुप नहीं रही है बात किसी बात से। वहीं 2014 से 2024 के दौरान 11.50% की दर से कम भी हुए हैं, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हमारे ध्यान में कोई विषय आया है और हमने ध्यान उसके ऊपर किया है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की है। इसके अंदर कमी आई है, कमी के बारे में शायद उनको नहीं पता है, उसके बारे में नहीं बताया है। महिलाओं पर हमले की घटनाएं 16.8% की दर से बढ़ी थी, वहीं पर 2014 से 24 में 1.36% की दर से कम हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2005 में प्रदेश में 212 दहेज हत्याएं हुई थी, जो 2024 में ये बढ़ी हैं
243 हो गई हैं, क्योंकि ये पारिवारिक मामला होता है, इंटरनल मामला है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। और मुझे बताते हुए ये खुशी है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हरियाणा के पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी, और जिसको हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको कोसने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी के चलते 2017 में अगर हम देखें जो सेक्स रेशो ये संख्या थी अपराधों की, ये 293 जो घट करके 201 हुई है। इसके अंदर भी कमी आई है। ये प्रधानमंत्री जी ने जब उस अभियान की शुरुआत की, लोगों में जागरूकता आई है, लोग समझे हैं, और जब उस बात को समझे हैं तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हुआ है। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्यगण, सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। अभी विधायी कार्य भी बहुत है, अभी विधायी कार्य बहुत है। ये मेरा समापन ठीक है, एक बार मुख्यमंत्री जी का ये जवाब पूरा हो जाए फिर तय कर लेंगे। मेरा समापन हो जाएगा। ठीक है, इनको पूरा होने दो फिर तय कर लेंगे। चलिए, मेरा समापन हो जाएगा। आज 112 व्यवस्था के कारण किसी भी नागरिक को त्वरित पुलिस सहायता मिल रही है। 112 पर रिस्पांस टाइम 7 मिनट है। 7 मिनट के अंदर अगर कोई कॉल करता है तो उसके पास पुलिस पहुंच जाती है। प्रदेश में आपराधिक गिरोहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने एसटीएफ का गठन किया है। एसटीएफ ने इस वर्ष अक्टूबर तक कुल 327 आपराधिक गिरोहों को सफाया किया है। सर, मैंने भी बोलने का मौका देते जी। कोई बात नहीं, ये भी तो आपका भी नहीं होया जी। अभी तो आप भी नहीं होया, तो बजट भी नहीं बढ़ाएगा। जितने गवर्नर रिप्लाई कर रहा है तो मैं इतने साल हो गया, ऐसा मत करो, आप अपने पास करवा दो, हम क्या रहे तो करो। चलिए, मैं कुछ छोड़ दूंगा बीच में। हाँ, छोड़ दो, कुछ छोड़ दूंगा, नहीं कुछ छोड़ दूंगा। काम ही इतने किए हैं माननीय अध्यक्ष जी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कि माननीय अध्यक्ष जी इतने काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं, सुनने में समय तो लगता है। इतने किए हैं, 9 तो मंत्री आ रहे हैं आपके, 8 लोगों की जमानत, जब तो इतने काम किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी 327 आपराधिक गिरोहों का सफाया किया है। 388 मोस्ट वांटेडों को पकड़ा गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने 33 महिला पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए हैं। साथ ही हरियाणा में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हमारी सरकार ने की है। अब तक पुलिस बल में 10% से अधिक ये महिला पुलिसकर्मी हो गई हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा पुलिस ने महत्वपूर्ण सराहनीय सफलता अर्जित की है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 अक्टूबर को हमारी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मैंने स्वयं प्रेस के अंदर कहा था, मैंने प्रदेश के अंदर ऐसे अपराधियों को चेतावनी दी थी कि अपराधी या तो अपने आप में सुधार करें या उन्हें यहां से छोड़ करके चले जाएं। और एक मिनट, ये हमारे घर का मामला है जी, हमारे घर का मामला है। माननीय अशोक जी, आपको चिंता मत करिए, पूरी पावर हमारे मंत्री जी के पास है, हमारे आदरणीय विज साहब हमारे आदरणीय हैं, और इनके पास पूरी पावर है। ये अपने आप उसको उपयोग कर सकते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है।
इनको आपको पूछने की जरूरत नहीं है अरोड़ा साहब, नहीं, आपको पूछने की इनको जरूरत नहीं, अपने आप उपयोग कर सकते हैं। ये फूल फला का हमारे ये लो आप ठीक है। क्योंकि जितनी बार ये विधायक रहे हैं मेरे ख्याल में 5-6 दफा तो मेरे साथ भी रहे, आप 7 बार मेरे साथ 6 दफा रहे होंगे, मेरे साथ 5-6 दफा रहे। कभी मैंने इतना चुप नहीं देखा जितना एक बात बताऊं, नहीं, एक बात नहीं अरोड़ा जी, माननीय अरोड़ा जी अध्यक्ष जी, ये विषय हो, नहीं इसको ऐसे माननीय अध्यक्ष जी, देखिए माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय नहीं, ये जी, तो मुख्यमंत्री जी आप कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि आज मैं इस महान सदन में फिर ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति प्रदेश में कानून तोड़ने का इरादा रखता है वह कितना भी बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है। आपने एक मिनट, आपने नशा मुक्ति की बात कही थी, मैं इसको छोड़ रहा हूं, हैं? वही कहने वाले थे, मैं बैठ गई, आप बैठ गए। शेरवाल साहब एक मिनट, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उसके ऊपर, मैं इसी के बारे आपने अपनी बात रखी, मैं मुख्यमंत्री इसी जी के बारे जवाब में दे रहे हैं। हमारे बालू जी बालू साहब विषय कोई को अपने ये अलग से विषय आप बता दें, बाद में चर्चा कर अलग सकते से हैं। मिल लेना, वो तो ऐसे अलग तो- से मिल लेना, कोई अलग विषय होगा तो नहीं, वो आया हुआ है, अलग मिल लेकिन लेना, जवाब कोई दे अलग रहे हैं। विषय। अलग विषय मेरे से मिल लेना, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, आप जो मर्जी आ जाओ, 24 घंटे खुले हैं। देखिए एक विषय अलग से अगर चर्चा करेंगे तो एक तरफ जल्दी करना चाह रहे हैं, फिर ये रात को 10 बजे तक भी खत्म ये नहीं होगा। लंबा चला अभी जाएगा, तो सारे क्योंकि विधायी काफी कार्य विषय- सारे पेंडिंग है। अभी तो ये अभी तय तो- करना है कि उनको रात को करना है या क्योंकि बाद में आप करना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। जो हमारे विपक्षी साथियों ने क्वेश्चन उठाए हैं, मैं उन क्वेश्चनों का एक एक का उत्तर दे रहा हूं, फिर अगर ये कह रहे हैं कि इसको छोटा कर दो, फिर मैंने तो ये नशा मुक्ति का साइड में रख दिया था, ये खड़ा होकर कह दिया, कहा इसको नहीं बोल लो आप, मैं तो कहा कि आपने उठाया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमने मादक पदार्थों के विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है। नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ने और युवा वर्ग को इससे बचाने के अपने संकल्प को पूरा करने के क्रम में सरकार द्वारा 2020 में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2021 से 7 नवंबर 2024 तक हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और हरियाणा पुलिस द्वारा 13,052 अभियोग दर्ज किए गए, 19,670 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में 25 नशा तस्करों की 7 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त और फ्रीज किया गया है। अब तक कुल 108 नशा तस्करों की 52 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त और फ्रीज किया गया है। हमने गति से काम किया और मैं अपने विपक्षी साथियों से, क्योंकि ये भी ऐसा मामला है कि युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, किसी का बच्चा अगर नशे के अंदर चला जाता है, वो भी हमारा बच्चा है, हमारे जैसा है, तो इसके लिए हम कुछ ऐसे कॉमन प्रोग्राम होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमें मिलकर के उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं विपक्ष से भी इसका सहयोग लेना चाहता हूं कि आप इसके अंदर हमारा जरूर सहयोग करेंगे कि बच्चों को इससे बचाया जा सके नशे से, और हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी,
बीपीएल को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है कि इतने कार्ड बन गए हैं, क्यों बन गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया गया कि एक और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दूसरी ओर गरीबों की संख्या बढ़ी है। ये आरोप लगे हैं। इन आंकड़ों का हेरफेर बताया जा रहा है। इन्हें आंकड़ों का भी तो हेरफेर से बनाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े गलत नहीं हैं, बात है व्यवस्था परिवर्तन की। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, गजब के काम किए हैं उन्होंने। हरियाणा को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं, राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014 में माननीय अध्यक्ष जी 1,47,382 रुपए थी। ये 2014 की बात कर रहा हूं मैं, जब हम 2014 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये 2024 में बढ़कर के 3,25,760 रुपए हो गई। कितनी बड़ी बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति आय में हुई है। यह आंकड़े हमेशा ही भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। माननीय हुड्डा साहब जी को भी मालूम है कि ये आंकड़े भारत सरकार का एक सेल बना हुआ, उसके माध्यम से आते हैं। आंकड़े नापे जाते हैं तो किस हिसाब से नापते हैं? आर्थिक जो स्थिति है वो जीएसडीपी की कितनी ग्रोथ है? 2005 से 2014-15 तक जीएसडीपी 18% पर एनएम बढ़ा है और 2000 नहीं, एक मिनट मैं बता देता हूं। आपने कहा कि कैसे नापे जाते हैं। मान्य नहीं, एक मिनट में और 2014 से 23-24 तक 9% बढ़ा है, जिसमें 6% 6.24 इन्फ्लेशन बढ़ा है। उसको घटा लो तो 2% कुछ परसेंट बढ़ा आपका जीएसडीपी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, सीधा फार्मूला है केंद्र सरकार का कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी जितनी हमारी आती है उसको हम मल्टीप्लाई पॉपुलेशन से करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड हम पॉपुलेशन से करते हैं और वो प्रति व्यक्ति आए वो निकल आती है उसके अंदर। ये इसका फार्मूला केंद्र सरकार का फार्मूला है। ये हुड्डा साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ ठीक है जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हर साल जो जीडीपी को उस साल की जनसंख्या से, जैसा मैंने कहा है कि उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, भाग किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में जो व्यवस्था बदली है माननीय अध्यक्ष जी, वह गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने की है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 तक यूपीए की केंद्र में सरकार का नियम था कि किसी भी राज्य में उसकी जनसंख्या से 21% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं हो सकते। यूपीए सरकार का एक फंडा था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं सरल शब्दों में, इनकी सोच थी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर 21% से ज्यादा गरीब नहीं हो सकते और वो 21% के ऊपर ही कैप लगा करके रखते थे, उससे आगे नहीं बढ़ने देते थे उसको। राज्य सरकारों को केवल अधिकार था कि वे इस कैप के नीचे परिवारों को 5 मानदंडों के आधार पर चिन्हित करके बीपीएल घोषित करते हैं। ये मालूम है, तभी तो इनके समय के अंदर मैं कई बातें हैं उसके अंदर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी उठा है कि इतनी फिगर कैसे आ गई है बीपीएल परिवारों की। इनमें से एक मापदंड यह भी था कि परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस वजह से 2014 तक सिफारिशों का कारोबार चलता था। कई साल सर्वे होते रहते थे, इनमें किस किस के कैसे बीपीएल कार्ड बनते थे यह सबको पता था। बीपीएल कार्ड नहीं बनता था, कोई सेवा कर देता था, उसका बीपीएल बन जाता था। कितने
कोर्ट केस होते थे। जो असली गरीब था वह बीपीएल में नहीं आता था। जो एक्चुअल में गरीब व्यक्ति था कि इसको बीपीएल बनना चाहिए, वो उससे दूर हो जाता था, कोई और लोग आ जाते थे। सिस्टम व्यवस्था का ठीक नहीं था, व्यवस्था का सिस्टम ठीक नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, दब दब की ठोकरें खा करके गरीब व्यक्ति मन मार करके घर ही बैठ जाता था कि मेरा तो बीपीएल नहीं बनता, नहीं बनता, वो घूम रहा बेचारा, चक्कर काट रहा। इस प्रकार की स्थिति थी। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में भाजपा सरकार ने पहले केंद्र और फिर राज्य में जन सेवा का दायित्व जब संभाला, तब अंत्योदय की भावना से सही मायने में हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मनोहर लाल जी का इसके लिए। उन्होंने 2018 में 21% जनसंख्या की कैप को ही हटा दिया कि गरीब व्यक्ति है, कई बार प्राकृतिक रूप से व्यक्ति गरीब हो जाता है, ये थोड़ी है जो चक्कर काटता उसको लाभ नहीं मिलेगा। आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच थी, अंत्योदय की भावना से उन्होंने काम किया कि गरीब व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए सरकार का। उन्होंने 1,20,000 रुपए की आय सीमा से गरीब व्यक्ति को भी मुक्ति दिलाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि मनोहर लाल जी का दृढ़ संकल्प था और कड़ी मेहनत से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई गई। उसका बड़ा विरोध किया, बोलते थे रैलियों के अंदर जनता के बीच में, कहा यह परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये बोलते थे, झूठ फैलाया गया माननीय अध्यक्ष जी, ये इसको बोलते थे परमानेंट परेशानी पत्र, यही बोलते थे। हाँ, ये बोलते थे, ये बोलते थे। ये माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट रहा, एक जो इनके खुद के बयान दूंगा उसमें ये लिखा हुआ है इतने लाख हमने गलत बना दिए, इतने जब कैसे कर गए भाई। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बड़ा झूठ फैलाया, झूठ बोला और कहा कि ये पोर्टल की सरकार है, हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे। जिस व्यक्ति को अगर मेरे को झूठा, तेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, शब्द मैंने नहीं कहे, फिर माननीय अध्यक्ष जी, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हमारे आपके नेता बनने वाले हैं, आपने कहा है, ये उनके शब्द है। पहले आपने कहा है, पहले आपने कहा झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं, मैं कभी गलत नहीं करता, आपके जवाब में मैंने कहा है ये बात कही है ना, कहोगे आप विड्रॉ करो, मैं विड्रॉ कर लूंगा। नहीं, ये देखिए आपने कहा पहले झूठ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने ये कहा है। नहीं, मेरी बात सुनो, माननीय रिकॉर्ड निकालो, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये शब्द कहा रिकॉर्ड निकालो। नहीं, मैं बता रहा हूं मैंने क्या कहा। ठीक है, मैंने ये कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, परिवार पहचान झूठ बोल रहे पत्र को, परिवार पहचान पत्र को इस प्रकार का झूठ फैलाया गया। झूठ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं झूठ बोल रहा है जी, नहीं झूठ बोल रहा है, हमारे पास ये झूठ बोल रहे मैंने हैं। कहा है, हाँ, मैंने आपको पूछा, फिर मैं कह दूंगा आपको, आप झूठ बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये कोई तरीका इसको थोड़ा है यार। परमानेंट आप एक जिम्मेवार परेशानी पद पे पत्र बैठे कहा हो। गया, यूं किसी परमानेंट परेशानी पत्र कहा गया। अब भी कह रहा हूं मैं तो, ये झूठ है और क्या है? अब भी कह रहा हूं। ये झूठ है ना जी, माननीय अध्यक्ष जी, झूठ है या नहीं है जी? मैंने आपने कहा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमारे आप वरिष्ठ नेता हैं सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, कुछ गरीबाएं हैं, कुछ जिम्मेवारी है, एक पद पे बैठे हो आप। सर, मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए। ये इसके बारे में बड़ा झूठ बोला गया, फैलाया गया, लेकिन जनता ने बता दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। मनोहर लाल जी की उस व्यवस्था के ऊपर हरियाणा की जनता ने तीसरी बार मोहर लगाई है और हरियाणा के हर नागरिक के लिए ये परमानेंट परेशानी पत्र नहीं, जो हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे, उन्होंने साबित किया है। माननीय हुड्डा साहब, ये साबित किया है, ये परमानेंट परेशानी पत्र नहीं, ये प्रगतिशील, पारदर्शी और प्रमाणिक व्यवस्था है। ये हमारे इस परिवार पहचान पत्र ने साबित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बारे में किस प्रकार की बातें बोली गई, किस प्रकार की झूठ फैलाया गया, हमें भी इसके ऊपर अफसोस होता है कि एक आज एडवांस टेक्निक का जमाना है और उस टेक्निक को लोगों को फिर उसी के अंदर घुमा रहे हैं। एक
मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं पिछले 2019 से लेकर के 2024 तक मैं देश की पार्लियामेंट का सदस्य रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर हमारे एक पूर्व वित्त मंत्री जब अपना डिबेट दे रहे थे, जब ये शुरू किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि आप कोई भी सामान खरीदें आप उसको ऑनलाइन पेमेंट दें, ये बात जब शुरू की, हमारे वित्त मंत्री को उसको चिंता होगी, कांग्रेस के वित्त मंत्री को। अनपढ़ व्यक्ति है वो, कैसे इसको चालू करेगा, कैसे इसका उपयोग करेगा? कमाल हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा देश, आज मेरा अगर सब्जी का ठेला लगाने वाला धरातल के ऊपर भी बैठा है तो वो भी उसका उपयोग कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है, रिक्शा वाला भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो किस प्रकार से लोगों के बीच में झूठ बोलना नहीं, मतलब नहीं है। मैं उसी के बारे में बता रहा हूं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, ये व्यवस्था का परिवर्तन है, व्यवस्था का। एक मिनट बैठिए। व्यवस्था का परिवर्तन है, ये बात कही गई, ये अफवाह फैलाई गई, ये तो परमानेंट प्रशांत पत्र है। अरे इतनी मेहनत की है मनोहर लाल जी ने, एक व्यवस्था को परिवर्तन किया, उसको सलाम करना चाहिए आप लोगों ने। आपने इतना अफवाह फैलाया, हम आएंगे इस पोर्टल को बंद करेंगे, आपका ही पोर्टल बंद कर दिया नहीं कर दिया तो जी। एक मिनट आपकी सुनूंगा बात, आपकी बात सुनूंगा बहन जी। लो। जब ये फूड एंड सप्लाई की जो न्यूज़पेपर में छप रही थी कि 70% ऑफ द हरियाणा इन बीपीएल कैटेगरी, आपके वो मंत्री जी बैठे नहीं है यहाँ पे, उन्होंने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे कि कैसे 70% लोग जो है गरीबी रेखा में। आपकी बहन जी कोई कमी होगी बता देना, उसको दुरुस्त करेंगे, क्योंकि समय का अभाव हो रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी उन्होंने ये कहा, हमने ये जानना चाहा कि कैसे इतने लोग गरीब बीपीएल के नीचे आ गए हैं, तो क्या आप क्लैरिफिकेशन इसमें सदन में बताएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी? नहीं, मेरा जो क्वेरी मुख्यमंत्री जी मेरी जो क्वेरी मैं पूरा बता रहा हूँ ना। आईडी बन सकती है क्या? सेल्फ अटेस्टेशन से परिवार पहचान पत्र बन सकता है? बहन जी मैं बता रहा हूँ, जो छोटा बच्चा पैदा हुआ, मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, और वो धक्के खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी केवल माननीय अध्यक्ष जी, फिर अब दूसरे कोई लोग बोलेंगे कुछ बच्चे, फिर वो गलत तर्क दे के बोल रहे हैं, और मैं निवेदन करूंगा उनको। बैठिए प्लीज, एक बार बैठ जाइए। अरे भाई मैं बिठा सकता, हाँ मैं बिठा सकता। मंत्री जी एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, आप जवाब देते हैं जी। जो आंकड़े निकल कर आए हैं, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसमें ये जो इतने बड़े आंकड़े निकल कर आए, ये इंक्वायरी का ठीक विषय है, उसका जवाब दें। उसमें ये बता दें, आपका विषय क्लियर है बिल्कुल। मेरा भी पूरा जवाब नहीं हुआ जी, मैं दे रहा हूँ जवाब। आप बैठिए, आप बैठिए। गीता जी आपका, मैं सारी बात बताऊंगा, यस, मैं सारी बात बताऊंगा, क्लियर है, वो जवाब दें। मैं सारी बात बता रहा हूँ। मैं एक एक हो जो गया आपने आपका विषय, जो आपने कहा है, जो आपने कहा, मैं आपका विषय सीरियस क्लियर हूं, है, बिल्कुल क्लियर। मैं इसके ऊपर सीरियस मुख्यमंत्री हूँ। बताएंगे। हमारी पूरी सरकार गंभीर है और गंभीरता से काम कर रही है, आपको पूरा जवाब दे रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव के पहले विपक्ष के लोग खुद ही इस बात को लेकर के उठा रहे थे कि लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे। ये नहीं देखिए, आप लोगों ने उठाया, नहीं नो 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 नहीं। आफ्ताब जी जवाब लोगों ने पिछले 2 सेशन में यही आवाज उठाई है कि गरीबों के आपने कार्ड नहीं बढ़ाए। देखिए, कितनी बार आप लोगों ने इस सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया, बत्रा जी, और जब उसकी परमानेंट व्यवस्था की हम लोगों ने, आप मुख्यमंत्री जी का जवाब कर दे दिया, ऐसे बीच बीच में नहीं, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, ऐसे ये कोई तरीका नहीं है। ये तो देखिए बत्रा जी, मैं बता रहा हूँ ना, बत्रा जी ठीक कोई है, आप मिसगाइडिंग नहीं है जवाब बत्रा आने जी, दीजिए। ये तथ्यों से बात कर रहे जवाब आने दीजिए हैं। उनका। मिसगाइडिंग आप करते हैं बत्रा जी, नो नो नो, इस बात को नहीं मैं मानता, मैं इस बात को नहीं। बहन जी मैं बता रहा हूँ, बहन जी बात तो सुन लो, मैं पूरा बता रहा हूँ जी।
मैं पूरा बता रहा मुख्यमंत्री हूं, जी जवाब दे रहे हैं इसका। मैं बता रहा हूं। गीता जी आप प्लीज बैठिए। गीता जी प्लीज बैठिए आप। मैं ऐसे ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं, हो गया। एक ही चीज के ऊपर तबसरा इतना लंबा नहीं होगा। आपने विषय नहीं, आपने विषय रख दिया, वो समझ आ गया। लेट हिम गिव द रिप्लाई प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी कहेंगे बातें सारी कीमती है, एक मिनट, बातें सारी बस कीमती है। आधा- समय का भी आधा मिनट सिर्फ। समय की भी कोई आए मर्यादा भाई, थोड़ा सा 1 सेकंड की बात, कोई बात नहीं है कुछ भी। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, ना तो ये परिवार पहचान पत्र की जीत है, ना यह पोर्टल की जीत, ना ये ऑनलाइन की जीत, ये नायब सैनिक की जीत है। अरे इसे पोर्टल बढ़िया होते, इसे परिवार पहचान पत्र बढ़िया होते तो खट्टर साहब को क्यों बदलते, आपको क्यों लगाते, क्या बात करते हो? मुख्यमंत्री जी आप अपनी बात कड़वी बात नहीं कहना चाहता है। आई हैव ए रिगार्ड फॉर मनोज जी, इस बात से सहमत नहीं राम हैं। कुमार- माननीय अध्यक्ष गौतम जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये शब्द इसमें ना रखें, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, देखिए, नहीं गौतम नहीं, जी नहीं। प्लीज आप बैठिए, नहीं, प्लीज आप बैठिए। ना इस बात से सहमत नहीं हूं। राम कुमार गौतम जी प्लीज आप बैठिए। गौतम जी, आप प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल ही विषय से बाहर। इस शब्द को बाहर निकाल, इस शब्द को बाहर निकाल। अभी इसके बाद प्लीज इस तरह से बीच में कोई खड़ा ना हो। मान्य देखिए आफ्ताब जी, माननीय सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी लगभग 28 मिनट के करीब अपना वक्तव्य दिया और बड़े ध्यान से सबने सुना। नहीं ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं होता। देखिए ये तरीका नहीं होता। नहीं, वो अपना जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नो अरोड़ा जी आप प्लीज बैठिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज बैठिए। ऐसा नहीं होता, अगर 1-1 मिनट में सब खड़े होंगे कैसे वो अपना जवाब पूरा करेंगे? नहीं, ये तरीका नहीं है, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। नहीं, ये प्लीज तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप प्लीज अपनी बात रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो शब्द गौतम जी ने कहा निकलवाते हैं, कार्रवाई से निकलवाते हैं। ठीक है। वो मुख्यमंत्री नहीं, जी मुझे- क्या कर लेंगे, क्या है। ठीक है, मुझे आफ्ताब जी मैं यहाँ प्रशंसा के लिए नहीं आया हूँ। आफ्ताब जी, ये पर्सनल विषय आफ्ताब जी, मैं बाकी वो प्रशंसा तय के कर लिए लेंगे नहीं क्या आया है। हूँ यहाँ पे। चलिए नहीं, काद्यान साहब, सीएम साहब आप काद्यान आप अपनी बात आगे ये रखिए। भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी जी है, जिसने माननीय अध्यक्ष जी एक गरीब परिवार के बेटे को ये जिम्मेवारी दे दी, ये जिम्मेवारी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस में तो सोच भी नहीं सकते जी। हाँ, बधाई दी है। ठीक है जी। चलिए उन्होंने अपनी भावना रख दी, उस बीच में भावना आ गई मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक ये भी कहा गया इसके अंदर कि पीपी में उनकी आमदनी बढ़ा दी जाएगा। ये भी आरोप लगाए कि पीपी के अंदर परिवार पहचान पत्र में उनकी इनकम बढ़ेगी। ये 20 के कारण बीपीएल नहीं बन रहे, उनके काट दिए, ये भी आरोप लगे हैं। वैसे मुख्यमंत्री जी, हाँ जी। जानकारी के लिए सदन कितना भी लंबा चलाएं कोई दिक्कत नहीं है, भोजन की भी व्यवस्था है, जलपान की भी व्यवस्था है। जी, इसलिए अब आप लोग तय करें कि सब तय करें कि कितनी देर चलाना है। आप अपनी बात रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, जी माननीय अध्यक्ष जी, जी, हमने तब खुद यह फैसला किया था कि लोगों की आमदनी को उनके द्वारा बताई गई आमदनी के हिसाब से माना जाए। जो स्वयं स्थापित इनकम वो भरेंगे, उनसे एक शब्द पत्र भी लिया, बत्रा साहब, एक शब्द पत्र भी लिया हमने उनसे। जो कोई व्यक्ति लिख करके देगा कि उसकी आमदनी XYZ कुछ भी उसने भर दिया, रुपए है, उसे ही मान्य किया जाए। जिसके आधार पर बहुत से बीपीएल कार्ड बने हैं,
हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी, अब वही विपक्ष के लोग यह हल्ला कर रहे हैं कि कार्ड गलत बने हैं या आमदनी कम लिखवा दी है। क्या आप चाहते हैं कि हम इनकी इनकम का वेरिफिकेशन करवाएं? आप बताएं। हम नहीं, हम आप चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि उनकी वेरिफिकेशन कराएं मुख्यमंत्री और लोगों के अनाप हमने ये शनाप कहा- तरीके से कार्ड काटने शुरू कर दें? आप बताइए, बताइए आप। हमने कहा ऐसे मत नहीं, कहो। आप बताइए। एक मिनट, ऐसे मत कहो। हमने कहा था 2 साल में ही क्यों बढ़े, तो रेगुलर से 2 साल में 75 लाख के लिए 2 साल में बढ़े, ये वो मैंने सारा बताया है। ये कहा। तो वो मैंने बात सारा तो बताया। ये और कुछ नहीं कहा। मैंने सारा बताया। क्यों मैंने क्यों नहीं, परंतु- सिर्फ 2 ही बात कही थी मैंने तो 2 साल में क्यों बढ़े, और ये बात ठीक है। 120 से कह दिया, 1,20,000 से 1,80,000 कर दिया। इतनी तो महंगाई बढ़ी है, करना था 2,40,000 तक आपने कम किया है। आप चलिए माननीय अध्यक्ष जी, परंतु मैं हाउस को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं, हमारी सरकार ऐसा कभी भी नहीं होने देगी कि किसी का बीपीएल कटे। जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ देना, ये हमारी सरकार का दायित्व है, हमारी सरकार का दायित्व है। आपने इतना हल्ला कर दिया कि उनके बीपीएल कार्ड काट दो। काटने की और क्या बात की? कैसे बन गए हैं इतने कार्ड? देखो माननीय अध्यक्ष जी, हाउस में खड़े होकर कल का यही विषय चल आप रहा। मेरे को कोई कैसे रिकॉर्ड- बन गए हैं इतने लोग, किसी कैसे का- जुड़ गए हैं? किसी का रिकॉर्ड आप दिखाओगे? कहते हैं कि उनको लाभ नहीं, न मिले। किसी ने किसी का रिकॉर्ड दिखाओगे जिसने कहा काट दो, एक आदमी का दिखा दो हमारी पार्टी के। मैं मान जाऊंगा आपकी बात, ऐसे ही मैं कहना, एक आदमी का दिखा दो। और नहीं, बड़े की बात करिए, काटने इतने का कैसे किसी बन ने गए, कहा। इतने कैसे बन जो गए? है ये कहा मैंने, भाई ये जो इन्होंने वो आपकी तरफ से जवाब आया था कि 1,20,000 थी, पहले 1,80,000 कर दी। वो तो महंगाई बढ़ानी थी, 2,40,000 तक करना था, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे है। माननीय अध्यक्ष जी, आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर को आप भी उस कार्यक्रम के अंदर वहां आए थे। करनाल के अंदर एक बड़ा अंत्योदय का महासम्मेलन हुआ। यह घोषणा भी की थी कि प्रदेश में हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड हमारी सरकार बनाएगी, उसकी स्थापना करेगी। इस बोर्ड का प्रारंभिक कार्य आय वृद्धि बोर्ड हमने करनाल के अंदर घोषणा की थी, अब उसके ऊपर काम चालू करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। इस बोर्ड का प्रारंभिक कार्य काफी आगे बढ़कर किया गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर गरीब परिवार के सदस्य के कौशल और साधनों पर उनकी इच्छा अनुसार काम करके उसकी आय बढ़ाई जाएगी, ताकि वे स्वयं ही गर्व से ये कह सकें कि अब हमें बीपीएल की जरूरत नहीं है। जब सुविधाओं की जरूरत नहीं है तो वो अपने आप इससे बाहर हो जाएंगे, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए। पूरे देश में बेरोजगारी दर 6.6% बताई गई है, जबकि हरियाणा में बेरोजगारी दर 4.7% बताई गई है। किस प्रकार से ये कि कोई रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी फैल रही है। हम आएंगे 2 लाख नौकरी देंगे, और मैं आगे बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो उनकी तुलना में हमारे यहां बेरोजगारी की दर काफी कम है। देश में 6.6%, हरियाणा में 4.7%, हिमाचल प्रदेश में 9.3%। वहां प्रलोभन दिया गया कि हम हर साल 1 लाख नौकरी देंगे। ये कांग्रेस का वायदा था वहां से, क्या हुआ तेरे वादे का? पंजाब में 6.8%, राजस्थान में 10%। माननीय अध्यक्ष जी, नीति आयोग भी सभी नीतिगत निर्णयों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण को ही मानता है। माननीय अध्यक्ष जी, एनएसओ ने
केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत 2017 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शुरू किया। नवीनतम रिपोर्ट ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है। रोजगार निदेशालय हरियाणा द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल, माननीय अध्यक्ष जी, उससे भी है स्पष्ट है कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कम हुई है। दिसंबर 2014 में राज्य में रोजगार कार्यालयों में कुल 7,75,000 आवेदक पंजीकृत थे, जो नवंबर 2024 में घटकर 4,40,000 रह गए हैं। इस प्रकार पिछले 10 सालों में 3,35,000 बेरोजगार कम हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये घटे हुए आंकड़े, इसके ऊपर भी बताऊंगा, फिर आप कहेंगे कि बोल नहीं रहा। मैं डंकी का भी बताऊंगा जी, नहीं मैं उसको भी बताऊंगा जी। ये घटे हुए आंकड़े माननीय अध्यक्ष जी बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में बेरोजगारी दर घटी है, न कि बढ़ी है। सभी पंजीकृत आवेदक नौकरी की तलाश में नहीं है, उनमें से कुछ पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं, स्वयं रोजगार में हैं, और कुछ बेहतर रोजगार पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकृत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो ठोस प्रयास किए हैं, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। हमने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास जो किए हैं, केवल सरकारी नौकरी दी गई है, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं का कौशल विकास भी किया गया है। हमारी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक 1,70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां बिना भेदभाव, बिना पर्ची, बिना भाई भतीजावाद के हमारी सरकार ने दी है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई। ये आंकड़े हैं, आपके पास भी आंकड़े हैं, हमारे पास भी आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री जी जी, सभी सम्मानित सदस्य आपका जो स्टेमिना है उसका राज जानना चाहेंगे, क्योंकि 2.25 घंटे हो गए और अभी पानी भी नहीं है। मैंने इनको कहा कि पानी तो रखवाओ वहां पे। चलिए गरम लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी की बात करने वाले मैं अपने भाइयों की याददाश्त उसको जो कमजोर हो गई है वो याद दिलाना चाहता हूं। लगता है कि ये अपना समय भूल गए हैं। जब किसी भी नौकरी का रिजल्ट जारी होने से पहले नौकरी लगने वालों के नाम अखबारों में पहले ही छप जाते, कहा भाई फलाने मंत्री का बेटा, इसका नाम है क्या, ये पहले ही छप जाते। मैं बता दूंगा, मेरे पास दिखाऊंगा नहीं, आप अलग देख लेना मेरे से। अभी नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा, अलग देख लेना, आपको पता है जी। नहीं ठीक है जी। रिजल्ट जारी होते ही इन अखबारों पर सच की मोहर लग जाती थी, क्योंकि जब पहले अखबार में छप जाता अभी ये फलाने का बेटा लगेगा भाई, और वो लग जाता, तो फिर इसका मतलब अखबार की क्रेडिबिलिटी पर तो कोई क्वेश्चन नहीं था, वो तो सच्चाई लिख रहा, और सच्चाई उसने लिखनी भी चाहिए। आज प्रदेश का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, वह मिली भली भांति समझता है माननीय अध्यक्ष जी क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे कांग्रेस के साथियों ने इलेक्शन के दौरान भरी जनसभा में माननीय अध्यक्ष जी, जब इलेक्शन चल रहा था, कहा, जब माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, कि पोस्टें खाली पड़ी हैं, बेरोजगारी फैल रही है। 10 साल पहले तो आप ही मुख्यमंत्री थे जी, 2 लाख नौकरियां देखनी चाहिए थी, कहां खाली है, क्यों नहीं देखी गई? मैं बता रहा हूं,
नहीं मैं बता रहा हूँ। हमने तो गरीब मैं आदमी बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। 10,000 सफाई कर्मचारी मैं बता रहा हूँ। गाँव में चौकीदार लगाए 10,000। भरी जनसभा में माननीय अध्यक्ष जी, भरी जनसभा में माननीय अध्यक्ष जी मुझे जिताकर भेज दो। मेरे हिस्से में 2,000 नौकरियां आती हैं। मैं आपको सरकारी नौकरी का कोटा जो मेरे को मिलेगा 50 वोटों अगर कोई डलवाएगा उसको एक नौकरी दूंगा। ये पूरी जनसभा के अंदर कहा गया जी। उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है। और ये अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे नहीं करते। माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, जी से मेरा आपसे एक निवेदन है, उसके पूरा वीडियो मंगवाओ यहाँ। आगे जी, पूरा वीडियो मंगवाओ। आगे पूरा, कटते नहीं, पूरा कटते नहीं, पूरा पूरा मंगवाओ। फिर आप माननीय अध्यक्ष जी कहा तो गया ना, स्वीकार तो कर रहे हैं हमारे मेरे को मालूम है। मैंने हमारे खुद नेता पूछा। जी स्वीकार कर रहे हैं ना, कहा मैंने गया। खुद जब मेरे को पता ये लगा कट के उसका नहीं। हुआ, मैंने बुला के पूछा और उसने पूरी वीडियो भेजा। वीडियो मंगा लो उसका। माननीय अध्यक्ष जी हमारे नेताजी स्वीकार कर रहे हैं, उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कटके न ले लो, पूरी ले लो। क्या क्या कहा, और भी बातें कही हैं उसके अंदर। माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी जो आपका क्षेत्र है जहां से आप चुनाव लड़े हैं वहां तो ठूले के अनुसार कही गई बातें। इस प्रकार से आप भी ठूले के अनुसार बात नहीं कहेंगे। मैं तो ये भी बात आपके कही गई। वीडियो भेज दूंगा बॉस। माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय अध्यक्ष जी मैं एक मिनट बैठ मैं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी आपके मतलब आपने यही बोलना है तो हम जा रहे हैं भाई। तो आपको जवाब दे नहीं रहा। उसने ये वीडियो क्या वीडियो उसने ये कहा ये बता दिया जी आपसे। आप ऐसा मत करिए जी, नहीं जी नहीं, आप ऐसा मत करिए। लो जी दिखा देंगे जी, मखा दिखा देंगे। बैठो ना जी, आप बैठो। नहीं बैठो आप बैठो ना जी। एक मिनट उधर साहब बैठिए। मंत्री जी आप बैठिए कोई बात आफ्ताब जी चलिए मैं कर रहा हूँ बस अभी खत्म कंक्लूड कीजिए। और एक्सटेंड करना पड़ेगा। बैठो दीजिए। नहीं चलो मैं इसको नहीं बोलूंगा। आप जी मैं नहीं बोलूंगा। बैठो आप, नहीं बोलूंगा। हमें कोई बात करनी है अपनी सीट से करिए प्लीज। उदा साहब कोई नहीं बोलूंगा जी। देखिए कोई अगर कोई बात कहनी भी है सीट से कहिए, यहाँ से नहीं, सीट से कहिए। नहीं बैठो कोई बात नहीं। उन्होंने भी आपको रिक्वेस्ट मैंने छोड़ दिया। कोई बात आप साहब जी छोड़ दिया मैंने। मैं बोल नहीं रहा जा नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, छोड़ दिया जी मैंने। आप बैठो, मैंने छोड़ दिया। चलिए गीता जी प्लीज बैठिए। चलो छोड़ दिया जी, तथ्यों से बात कर रहा हूं मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी चलो मुख्यमंत्री जी आप आगे गवर्नर की एड्रेस उस पर दो, कोई बात नहीं उसको दो। मैंने बोला उसकी ठीक है जवाब दो। ठीक है जी ठीक। माननीय अध्यक्ष जी हमारी बड़ी बहन है गीता बुक्कल जी। मैं नहीं बिल के ऊपर बोल लेंगे, मैं तो खाली पॉइंट पढ़ रहा हूं, बिल के ऊपर बोल लेंगे। हाँ ये अनुसूचित जाति, ये हमारे आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं। अनुसूचित जाति मैं बता रहा हूं, आंकड़े नहीं दे रहा हूं। कि जब लगे थे एडवर्टाइज की थी, एडवर्टाइज की जाती है इतनी चीजों में। नहीं उसके अंदर जो लगाए गए हैं मैं वही बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं।
अनुसूचित जाति से 37,404 28% इसके अंदर हमने आरक्षण दिया है। आप इसको पिछड़ा वर्ग में 32% दिया। हाँ हाँ हाँ, चलिए ये इसके ऊपर बाद में चर्चा हो जाएगी, बाद में चर्चा कर लेंगे, बाद में चर्चा कर लेंगे। एक अरोड़ा साहब को पता नहीं है ना, अरोड़ा साहब को मालूम नहीं है, क्योंकि उस टाइम मुख्यमंत्री जी आपका जवाब ये भी विरोध मुख्यमंत्री मना आप माननीय अध्यक्ष जी, डांडा जी, मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, बात तक मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ फिगर में बात करूंगा। आपकी डबल सेंचुरी होने वाली है। मैं फिगर में बात करूंगा माननीय अध्यक्ष जी। एडवर्टाइज करी थी, वो बताएंगे जब इसके ऊपर बिल पे चर्चा हो। वही है ना, एडवर्टाइज नहीं, जब बिल पे चर्चा होगी तो सारा बताएंगे। ये गोलमोल बात नहीं। नहीं बताएंगे, वो आपको सारा बताएंगे जब बिल पे पूरा, नहीं तो मैं डिटेल में बताता, फिर मैं अभी डिटेल में बताता। बात क्या है भाई, जब लगाए एडवर्टाइज करी थी आपने, वो मत हाँ या ना, जब बिल आ रहा है ना, जब बिल आ रहा है तब मैं बताऊंगा जी आपको। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट जी, माननीय अध्यक्ष जी, HPSC के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया गया। हमारे बहुत सीनियर नेता हैं और इनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है, परंतु कैसे मिलता है ये कादियान साहब को पता होगा। मैं जब पहली बार 2014 में सदन का सदस्य था माननीय अध्यक्ष जी, और पहली बार जब बुजुर्गों को हमने ऑनलाइन पेंशन देना शुरू किया, कादियान साहब जब बोल रहे थे मेरे ध्यान में है वो शब्द, कहा जी हमारा बुजुर्ग कहा जो खड़ी में बैठ कर ऐसे देखता है कि पेंशन कब आएगी कब नहीं आएगी, उसको पेंशन नहीं मिल रही। अब उसका खाते के अंदर डायरेक्ट बुजुर्ग के पैसा जा रहा है, कहीं कोई रुक नहीं रहा है। कादियान साहब इन्होंने नहीं बत्रा साहब आपको जानकारी नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, और समय मैं सर एक मिनट की बात सुन लो, रिकॉर्ड में करवा लो। कादर साहब सर सभी ये सबकी जिम्मेवारी है। ये मैं बोल चुका हूँ और ये सबकी जिम्मेवारी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काम शुरू कर दिया मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी अपना जवाब पूरा करें और सब खड़े होंगे हम इन्होंने काम शुरू कर दिया अभी। बिल्कुल मेरे बस की बात है, मैं सबको बोलता हूँ, आप लोग ध्यान करें, आप लोग ध्यान अपनी बात रखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे थोड़ा होता है अगर बीच बीच में एक मिनट में खड़े हो रहे हैं। व्यवस्था तो अपने आप हो रही है और सीनियर लोग कर रहे हैं सब। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। इन्होंने जो शब्द कहे ना दोहराए हैं वो शब्द। आज इन्होंने HPSC के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, अब तो नहीं आप कहेंगे कोई बात नहीं है, वो जवाब पहले पूछ पूछ लेता हूं, जवाब मैं पूछ लेता हूं। कादियान साहब आपने जो शब्द कह दिया HPSC के अंदर ये हुआ वो चला, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रमाण लेकर के आया हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, परंतु फिगर से बता रहा हूं, आप समझ जाना। HPSC के अंदर माननीय अध्यक्ष जी 2005 से लेकर के 2014 जो नियुक्ति होती हुई है 3,593। माननीय कोर्ट ने एक बात भी कही है, HPSC के बारे में कही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में कही है। उसने एक अपना स्टेटमेंट देते माननीय कोर्ट ने कहा कि लाला की दुकान खोल रखी है यहाँ, इस प्रकार के शब्द यूज किए। माननीय अध्यक्ष जी, हमें चिंता है इस बात की। और 3,593 बच्चे लगे
कौन लगे, मैंने इसकी चर्चा की है कि अखबार में पहले छप जाता था और वही बच्चे लग जाते थे जो अखबार में पहले छापता था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे गर्व है मनोहर लाल जी ने जो कड़ा निर्णय किया है, जो सिस्टम बनाया है, मैं सलाम करता हूं मनोहर लाल जी की उस कार्य प्रणाली को। 2014 से लेकर के 2024 7,676 बच्चे लगे हैं। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता माननीय अध्यक्ष जी एक गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार के अंदर SCS लग गया, बिना पैसे के लग गया। ये सिस्टम अगर बना है, ये हमारी सरकार के अंदर बना है। मैं ज्यादा लगते थे पहले, मैंने मना नहीं किया, मैंने भी कर दिया अवतार साहब, मैंने भी कर दिया। 3,593 बच्चे लगे हैं। कैसे लगे हैं? अखबार पहले छाप देता था माननीय अध्यक्ष जी कि ये बच्चा लगेगा, लग जाता था, परंतु आज अखबार को भी नहीं पता चलता। अध्यक्ष महोदय, ये जो चर्चा कर रहे हैं SPSC की, हाउस है रिकॉर्ड निकला हुआ, मैंने चेक दिया था उस टाइम। मैं पूरी डिटेल के अंदर बात करूंगा माननीय, कहा था इसका जवाब देंगे, आज तक जवाब नहीं मिला। नहीं देखिए, गलत था यहाँ नहीं, देखिए मैं संकेत में ही बात करिए, क्योंकि हमारे सीनियर व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूं। इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है और जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो जवाब जिम्मेदारी पूछा ही नहीं कि कितने लगे, कि मैंने तो ये कहा है एंटी करप्शन ब्यूरो की, मतलब वहां रेड हुई कि नहीं, अगर वहां पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, पकड़ा गया, हुआ है नहीं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी अधिकारी ने माननीय अध्यक्ष जी वहां गलती की है, ये पहली सरकार ऐसी है जिसने समझौता नहीं किया, डिसमिस कर दिया उस अधिकारी को, ये पहली बार है। ये भी बताएं कितनी जांच हुई इनके समय में अधिकारियों की, कौन डिसमिस किया है, बताएं ना, ये किसको डिसमिस किया है इन्होंने। कोर्ट ने जब ये कह दिया कि लाले की दुकान खोल रखी है, कोर्ट इस बात की बात कर रहा है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी नहीं, यहाँ बैठ के ये डेंगू को लेकर के भी बात कही थी, भाई गीता के ऊपर हाथ रख के बात कही थी कि भाई चलो जो आदमी दोषी होगा उसको बख्शना नहीं। आपको बात है उसको तो बताना नहीं, इतने डिटेल्स भी मांगी गई थी उस समय में, माननीय डिटेल्स भी मांगी गई, आप भी थे वहां, कुछ डिटेल्स भी मांगी गई थी, जो डिटेल्स प्रोवाइड हुई कि नहीं उसकी जानकारी हमें नहीं तो वो कुछ केंद्र पटियाला को देश भर से आने वाले शिल्पकारों के 250 स्टॉल तथा सरस मेले में स्वयं सहायता समूह के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 100 स्टॉल मुफ्त आवंटित करता है। शेष कुछ स्टॉल ड्रा और नीलामी प्रक्रिया से, इसके अलावा कुछ स्टॉल कारपोरेट कंपनियों को प्रचार प्रसार के लिए भी आवंटित किए जाते हैं। यह सरासर गलत है कि गंदा पानी ब्रह्म सरोवर में छोड़ा जाता है। हमारा प्रयास है सरस्वती को, शनि सरोवर को भी उसके साथ जोड़ा हुआ है, उस पानी के साथ जोड़ा हुआ है। चलो जी जी जी। स्पीकर सर, मैंने जो गीता जयंती महोत्सव पे जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम पटियाला के सांस्कृतिक केंद्र, अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरा तो एक ही है कि सरोवर की पवित्रता बनी रहे, उसके अंदर जो फूड्स की दुकानें लगती हैं, लोग वहीं खाते हैं और वो वहां घेर देते हैं और वो पानी के अंदर चला जाता है, उससे पवित्रता भंग होती है। और दूसरा जो स्नेह सरोवर का है, स्पीकर सर, मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी जब मेंबर पार्लियामेंट थे उस समय भी मैंने इनसे एक डिबेट में कहा था कि शौचालय का सीधा पानी पवित्र स्नेह सरोवर में जा रहा था, जो पूरे मीडिया ने भी देखा था, हमने धरना भी दिया था। उसके बारे में इन्होंने कहा था कि सफाई कराएंगे, मैंने वो कहा था। कोई आज भी कहता हूं मुख्यमंत्री जी, 50 लाख 1 करोड़ रुपया आप दे दियो, फूड वाली दुकाना बंद करा दो, नहीं तो पवित्रता भंग होती है। मेरा कोई व्यक्तिगत उसमें कोई उच्च नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी,
माननीय हुड्डा साहब जी ने कुछ पॉइंट्स अपने वक्तव्य में कहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एचपीएससी के अधिकारी के पास पैसे पकड़े जाने की बात कही गई है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 1966 में हरियाणा बनने के बाद से यह पहला उदाहरण हमने बनाया है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, कि अगर किसी अधिकारी की कोई गलती पकड़ी गई तो हमने उसको डिसमिस किया है। मैंने अभी कहा है कुछ रोज पहले, कुछ समय पहले, ये दिखा रहे थे अखबार की, हमने उसको पर कार्रवाई की है जी हुड्डा साहब। तो वो आप बताओ, हमने ये डिसमिस बताओ। कर दिया उसको, एफआईआर दर्ज है। हाँ, उसको पर कार्रवाई की है। हमसे पहले कितनी सरकारें आई माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने भी सालों साल जांचें करवाकर भी एक भी अधिकारी को डिसमिस किया हो तो बताएं। आपके समय के अंदर तो मैं सर बत्रा साहब मैं कहना नहीं चाहता, हाँ बैठ जाइए, इसे सस्पेंड कराया था। बैठ जाइए। हमने बिना किसी जांच के आर्टिकल 311, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसे 17 नवंबर 2021 की घटना के तुरंत बाद 7 दिसंबर 2021 को नौकरी से हमने उसको डिसमिस किया। हुड्डा साहब ने कहा कि विकास किस नाम का है, अभी कहा है थोड़ी देर पहले जब वक्तव्य दे रहे थे, विकास किस नाम का है, आपने कहा। हाँ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पूछता हूं हुड्डा साहब से, आपने कितने महिला थाने खोले? 0। आपने कितने सरकारी महिला कॉलेज खोले? एजुकेशन मतलब महिला मैं बताता हूं, महिला यूनिवर्सिटी खोली मैं बताता हूं, आपने एक भी महिला थाना नहीं खोला, हमने 31 खोले। ऐसा मत कहो आप, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। देखो महिला थाना खोलने हमारे सामने एक खुला दो खोले, हमारे समय फैसला हुआ, ये मेरे को नंबर याद नहीं, हमने फैसला हमारे समय में हुआ। आपने 10 सालों में राजकीय महिला कॉलेज 19 खोले, हम ये नहीं कहते, हमने 10 सालों में 32 खोले। नहीं, आपने कहा है भी विकास नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, मैं उस बात के ऊपर कह रहा हूं। कहने का मतलब ये, आपने ये कहा कि विकास नहीं दिख रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब ये था 24-25 का आप बजट देखो, उसमें एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर जो है ना वो सिर्फ 2% जीएसडीपी का है, जबकि नेशनल पॉलिसी जो है वो 6% मांगती है। मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक एजुकेशन पैसा लगा रहे। इसी प्रकार से हेल्थ पे मैंने कहा, हेल्थ में जो है जो बजट का 5% है, जबकि 8% लगना चाहिए। नेशनल पॉलिसी है सर। आपने ये भी बात कही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई। आपने बनाए 451 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवे, आपने कहा कि लिख करके दे दिया, क्या कारण होगा क्या नहीं कारण होगा, क्या ये भी होगा कि हम जिस प्रकार की पॉलिसी आपकी सरकार में थी कि दफा 4 लगाओ, दफा 6 लगाओ और किसान की जमीन को इक्वायर कर दो, परंतु कोई सिस्टम कोई बात आई होगी उसके कारण से अगर हमारी दिया है पॉलिसी उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए। आप हमारी बता देंगे आपको जी, मेरी परंतु मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश में लागू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे समय में, आपके समय में 1713 करोड़ रुपए खर्च करके हमने 1713 करोड़ रुपए खर्च करके हमने 1719 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर बनवाए बने हैं। माननीय अध्यक्ष 22,582 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष 22,582 करोड़ रुपया मेरा आप निकलवाओ। मैंने कहा कि जितने नेशनल हाईवे बने हैं 90% या तो हमने शुरू करवाए हैं या कंसीव किए हैं, ये कहा मैंने बाकी मैंने ये भी कहा आपने पूरे किए, अच्छा तो काम हो गया, अगली सरकार पूरी करते हैं। नहीं,
हुड्डा साहब अगर ये माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो एक कमेटी बन जाएगी, 2 लोग इधर से भी हो जाएंगे, 2 लोग इधर से हो जाएंगे, कितने क्या हुआ है वो सारी बात आ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, दिसंबर में कर्मचारियों का डीए बढ़ता है। यह रिकॉर्ड की बात है कि 2014 से 2024 तक डीए यानी महंगाई 50%, जबकि 2004 से 2014 तक डीए यानी महंगाई 100%। ये अंतर है। मतलब हमारे समय में इनके मुकाबले महंगाई आधी थी। महंगाई की बात करते हैं। फीर्मा होलसेल प्राइसिस इंडेक्स 2006 में यह था। प्राइसिस इंडेक्स 1200 का 2006 में माननीय अध्यक्ष जी 40 रुपए 67.1% रुपए का, और 2014 में हो गया ये 114.7%, यानी 70.9% की बढ़ोतरी प्राइस इंडेक्स में, जो महंगाई की दर बढ़ी है। यह इंडेक्स 2016 से 2024 तक जो बड़ा विपक्ष के द्वारा मुद्दा खड़ा किया गया कि महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब तक महंगाई वो बाहर नहीं निकल सकता, इस प्रकार का वातावरण माननीय अध्यक्ष जी खड़ा किया गया। और 2016 से 2024 तक केवल 34.5% बढ़कर सिर्फ 151.2। भी गायब है, टमाटर भी गायब है। टमाटर कितने % बढ़ गया, क्या भाव मिल रहा है? आलू किस बात, गरीब आदमी तो ये आलू टमाटर खा रहा है, उनका क्या भाव होगा? भाव होगा बताओ ना। ये तथ्य हैं हुड्डा साहब, तथ्य तो तथ्य होते हैं और जनता सब कुछ जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, तथ्य तो तथ्य होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनता सब कुछ जानती है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस ये लास्ट है, ये लास्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत केवल हमारी नहीं है, यह जीत हरियाणा के 10 सालों के विकास की है। यह जीत हरियाणा के जवान की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत हरियाणा के किसान की है। यह जीत हरियाणा के पहलवान की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत गरीब वंचितों की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत उन बुजुर्गों की है जिनकी घर बैठे पेंशन लग जाती है, उसको कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत उन तमाम लोगों की है जिनका इलाज आयुष्मान भारत और चिरायु से हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत पारदर्शिता की है। यह जीत पोर्टल की है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग हमारी जीत से चंदित है, आज भी सदमे से बाहर नहीं आए। कैसे जीत करके आगे? आप खुद अपनी जीत से चंदित कैसे है। जीत करके क्या हुआ? सरप्राइज योरसेल्फ। माननीय अध्यक्ष जी, उनको ये समझ नहीं आ रहा। हंसते खेलते कंक्लूड करेंगे। जी करो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, अभी तक नहीं समझ आया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक कहावत है, अगर सही समय और सही दिशा, अगर सही समय और सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। अध्यक्ष जी, एक अध्यक्ष जी ने बहुत कहा, हमारा एक बात सुन लो, मेरा गिरते हुए स्तर को
समझ के मेरे किनारे पे मकान मत बनाना, मैं समंदरों फिर लौट के आऊंगा। आप लोग इनके लिए एक बात कहनी है, आप लोग इनके लिए एक बात कहनी है, इनके लिए कहनी है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि समय का अभाव है, स्पीकर सर, मैं लास्ट उसके मुख्यमंत्री जी आपके लिए आपके लिए एक बात है, अपनी जीत इतना गुमान न करे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार की है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं सदमे से बाहर नहीं आ रहे, मैं यही तो कह रहा हूं, सदमे से नहीं निकल गए अभी तक बाहर। क्या हो गया माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष एक जी, बात, चुनाव आ रहे हैं, लड़ाई नहीं आ रही, वो जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग भ्रम में थे। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग भ्रम में थे, कुछ लोग कुछ वहन में थे। भ्रम भी दूर हो गए, वहन भी दूर हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की जनता का, जिन्होंने झूठ को, झूठे वादों को और झूठे इरादों को सबको नकार दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग जनता के निर्णय से पहले ही सरकार बना करके बैठे थे, उनके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रालय भी बंट गए थे, मंत्रालय भी माननीय अध्यक्ष जी बंट गए थे और हाजिरी भी लग रही थी, पूरी हाजिरी लग रही थी। सरकार बन गई है, इस बहाने के अंदर थे। एक शेर याद आ रहा है माननीय अध्यक्ष जी, उसे मालूम था कि उसके ख्वाब झूठे हैं, उसे मालूम था कि उसके ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी थी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी तो जरूरी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, उन्हें धमकाने की भी कोशिश की गई। चुनाव में हिसाब किताब की बात भी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव में हिसाब किताब की भी बात हुई। हमसे 10 सालों का हिसाब मांगा गया, हमसे 10 सालों का हिसाब मांगा गया। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 8:30 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है। संकल्प है, संकल्प है। मुख्यमंत्री जी, बस हाँ, ये लास्ट है जी, लास्ट है जी, 2 मिनट का, 2 मिनट का रह गया जी, एक 2 मिनट का रह गया जी। धन्यवाद, आप लोगों से एक सहमति भी लेंगे। धन्यवाद कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, आप प्लीज कंक्लूड कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग हिसाब मांग रहे थे वो यह भूल गए कि सबके वही खाते जनता के पास हैं, जनता के पास थे, सबके वही खाते वो रखते हैं। जनता ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हरियाणा को विश्वास दिलाता हूं कि जनता से किया हुआ एक एक वायदा हमारी सरकार पूरा करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि भर्तियां होने दीजिए, उसे मत रुकवाइए, लेकिन कुछ लोग चुनाव योग चले गए, रिजल्ट रुकवा दिया, हो गया। मैं बता रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, नहीं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं। कोर्ट उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए जी, तब मैंने संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने अपना पहला वादा पूरा कर दिया है। मैंने शर्त लेने के पहले अपनी शर्त को पूरा किया है। हरियाणा के
24,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग कर ली है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अकेले पदभार ग्रहण नहीं किया, मेरे साथ हरियाणा के 24,000 युवाओं ने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो वायदा मैंने किया था, उस वायदे को भी हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जीत हरियाणा के युवाओं की है। अध्यक्ष महोदय, यह जीत इस बात पर मोहर है कि हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 गुना रफ्तार से चलने को तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात पर भी मोहर है कि हरियाणा डबल इंजन की सरकार के साथ है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत इस बात का प्रमाण है कि 10 साल में हरियाणा के विकास की जो नींव हमने तैयार की है, उस पर अब विकसित हरियाणा की भव्य इमारत बने। और वो इमारत हम बनाएंगे जिसका रोड मैप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है, जिसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हरियाणा को विश्वास दिलाता हूं कि 2047 के विकसित भारत में हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य होगा। हरियाणा तकनीकी से तरक्की का सफर तय करेगा। विकसित भारत की तस्वीर में हरियाणा का योगदान भी बड़ा होगा और हरियाणा का स्थान भी बड़ा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन प्रदेश सबके साथ चलता है। मैं सदन के अपने सभी साथियों से आह्वान करता हूं और उनसे अपेक्षा भी करता हूं, हम सब मिलकर हरियाणा के विकास, उन्नति और निर्माण को गति दें और विकसित भारत में विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक शेर याद आ रहा, उसे गुमा है। अभी जो बात कही गई थी, अभी हमारे अशोक रोड़ा जी ने एक शेर बोला था, उसे गुमा है, मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कम है। मैं एक बार फिर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर इस ऐतिहासिक जीत के लिए और हरियाणा की सेवा का अवसर देने के लिए अपने पूरे हरियाणा परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको पहले बोलना है ना, वो बोलेंगे ना पहले, ये मैं ही बोलूंगा। प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 13 नवंबर 2024 को 11 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प लाएं, मैं एक राय पूरे सदन की लेनी है कि 18 नवंबर 2024 को सत्र 2 बजे शुरू होने वाला है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट सदन से पास होकर राज्यपाल महोदय की अप्रूवल से एप्रोप्रिएशन बिल आना है, जो 2 बजे शुरू होकर उस सत्र में उस दिन पूरा होना संभव नहीं है। इसलिए या तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट आज पास हो या सदन मंगलवार तक बढ़ाया जाए, एक सिटिंग और बढ़ाई जाए और मंगलवार की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी
और पूरा कार्य खत्म करके बैठक खत्म हो गई। ठीक। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्ण संध्या पर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब हो गया बाद में मौके मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है। अब नियम हो गया, बहुत मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। मैं प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि कल प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। यह सदन इस अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। साथ ही इस प्रस्ताव के माध्यम से जन जन को उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता है। इससे पहले वर्ष 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उनकी एक पिता एक्स के हम बारक की शिक्षा पर चलते हुए हरियाणा और पंजाब विधानसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया गया था। इस पहल को यह गरिमामयी सदन श्रद्धापूर्वक याद करता है। यह सदन मानता है कि यह कॉरिडोर श्री गुरु नानक देव जी हमारे प्रति अपार कृपा के कारण ही बन पाया है। उन्होंने 22 देशों में जाकर संदेश दिया था कि धरती और समाज पर आदमी द्वारा खींची गई लकीरों से धर्म बहुत ऊपर है। हरियाणा सौभाग्यशाली है कि यहाँ 16वीं शताब्दी के आरंभ में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी चरण धूलि से इस धरा को पावन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न उदासियों के दौरान हरियाणा पधार कर यहाँ के जन समुदाय को धर्म की सच्ची राह दिखाई। ईस्वी सन 1508 में अपनी पहली उदासी में वे सुल्तानपुर होते हुए सिरसा पहुंचे और फिर करहा, पिहवा, कुरुक्षेत्र, कपाल मोचन पहुंचे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपनी दूसरी उदासी के दौरान श्री गुरु नानक देव जी करनाल और पानीपत और तीसरी उदासी में पिंजौर, अंबाला और शाहबाद पधारे थे। इन सब स्थानों पर पहली पातशाही के गुरु घर स्थापित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदियों से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रकाश फैला रहे हैं, ये स्थान अब पावन तीर्थ बन गए हैं और वर्ष भर संगतें वहां जाकर अपने जीवन को संवार रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आध्यात्मिक बोध, सांसारिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने सदियों पहले मानवता को कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको का पाठ पढ़ाया। मैं आज इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। मैं सदन को माननीय अध्यक्ष जी यह भी बताना चाहता हूं कि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। यहाँ पर ही गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे और उन्होंने यहाँ रहकर 40 दिनों तक तपस्या की थी। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा को 70 कनाल 7 मरले भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें सिख समाज की ओर से यह मांग आ रही है कि हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में
गुरु नानक देव जी के नाम से एक चेयर की स्थापना की जाए। हमने उस शिक्षा विभाग की 18 जनवरी 2024 की नीति अनुसार ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय भी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय सदन विश्वास रखता है कि श्री गुरु साहिबान के आशीर्वाद से हरियाणा अपने वैभव को बढ़ाता रहेगा और प्रगति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता रहेगा। उन्होंने सद्भाव, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम का जो रास्ता दिखलाया है, हम उसे अपने जीवन में उतारें। यही मानव कल्याण का मूल मंत्र है। माननीय अध्यक्ष जी, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस गर्मामयी सदन के सम्मुख हरियाणा के लोगों की श्रद्धा से ओतप्रोत इस प्रकाश पर्व के बधाई प्रस्ताव को पारित करने का अनुरोध करता हूं। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।